सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज कई अहम महत्वपूर्ण खबरों पर हम नज़र डालेंगे जो बुधवार के दिन चर्चा में रहीं। तो शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश में सियासी दिन के साथ। जी हाँ, बुधवार का दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी बुधवार में तब्दील हो गया, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने आज कहीं ना कहीं यात्रा की, सम्मेलन किया, बैठकें की। सबसे पहले अगर बात करें तो सत्ताधारी बीजेपी जो प्रबुद्ध सम्मेलन 5 सितंबर से शुरू कर चुकी है, आज उसका चौथा दिन रहा। आज प्रदेश के 7 शहरों में बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया, जिसमें गाजियाबाद में रहे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, वहीं वाराणसी में रहे महामंत्री संगठन सुनील बंसल और इलाहाबाद में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मौजूद रहे। रायबरेली में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करवाई, तो वहीं बीजेपी ने प्रभारियों के नाम का भी ऐलान कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बीजेपी ने बनाया है। वहीं अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे और अर्जुन राम मेघवाल उनके सह प्रभारी रहेंगे। तो उधर उत्तराखंड के लिए भी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया है और सह प्रभारी के तौर पर लोकसभा सांसद लॉकेट चटर्जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह को चुना है। तो दूसरी तरफ एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी यूपी दौरे का दूसरा दिन रहा। इसमें उन्होंने अयोध्या से शोषित वंचित समाज सम्मेलन की शुरुआत की थी। आज सुल्तानपुर में उस सम्मेलन को किया। वहीं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने भी मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। कल प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी के समापन के मौके पर मायावती ने साफ तौर पर कहा कि अब पार्टी का दूसरा चरण 9 अक्टूबर से काशीराम की पुण्यतिथि पर शुरू होगा और इसे लेकर आज बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सभी कोऑर्डिनेटर और सभी 75 जिला अध्यक्षों की पार्टी कार्यालय में बैठक बुलाई थी। इसमें 9 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर निर्देश भी दिए हैं उन्होंने और पार्टी कार्यालय पर मायावती करीब 45 मिनट तक मौजूद रहीं और सभी को उन्होंने निर्देश दिए। और अगर बात समाजवादी पार्टी की कर लें तो आज किसान नौजवान पटेल यात्रा की जो शुरुआत हो गई थी उसका दूसरा चरण था। आज से उसकी शुरुआत हुई। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल इसे यात्रा को लेकर बस्ती पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब सरगर्मी से जुड़ी है और यूपी प्रभारी पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 10 और 11 सितंबर के 2 दिन के दौरे पर लखनऊ आ सकती हैं। इसको लेकर पार्टी की तैयारियां तेज हैं लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी अपने इस दौरे के दौरान चुनावी रणनीति, संगठन की स्थिति और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के साथ और भी कई नामों का ऐलान भी कर सकती हैं और कई अन्य मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश में आज का दिन सियासी हलचल को बढ़ाने वाला रहा। चलिए बढ़ते आगे। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए और नेवल एकेडमी में लड़कियों की एंट्री का रास्ता साफ हो गया। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी पूरी तरह से जानकारी दी। सरकार की तरफ से कोर्ट में उपस्थित एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि दोनों संस्थानों में महिला कैडेट्स को दाखिला देने का फैसला ले लिया गया है और इसे अंतिम रूप देने का काम जारी है। सरकार ने जो जानकारी दी इसके बाद जस्टिस एस के कौल ने कहा कि ये बेहद खुशी भरी खबर है कि सशस्त्र बलों में खुद महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का फैसला किया है। बेंच ने केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया। इस मामले में अब 27 सितंबर को सुनवाई होगी। इस साल एनडीए की 370 सीटों के लिए 4.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे। पहले एनडीए की परीक्षा 5 सितंबर 2021 को होनी थी, लेकिन अब इसे 24 नवंबर तक यूपीएससी ने बढ़ा दिया है। महिलाओं के लिए सेना में स्थायी कमीशन का रास्ता पहले ही साफ हो चुका था। अब एनडीए में शामिल होने के बाद लड़कियों को कई तरह के फ़ायदे भी मिलेंगे। उनका सर्विस का लंबा होगा, सैन्य सेवाओं में भूमिका का दायरा भी बढ़ेगा। लड़कियों के लिए अब पदोन्नति और के साथ साथ अब वो सेना अध्यक्ष तक बन सकेंगी। ये मौका अब यहाँ से खुलना शुरू हो जाएगा। चलिए बात एमएसपी की। किसान आंदोलन चल रहा है और करनाल में किसान धरने पर बैठे हैं। इस बीच मोदी कैबिनेट ने गेहूं समेत 6 रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला कर लिया। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 40 रुपये बढ़ाई, जो अब 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जौ पर 35 रुपये, चने पर 130 रुपये, मसूर पर 400 रुपये, सरसों पर 400 रुपये और कुसुम पर 114 रुपये एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया। यानी कि अब जौ 1635 रुपये, चना 5230 रुपये, मसूर 5500 रुपये, सरसों 5050 रुपये और सूरजमुखी 5471 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी।
गेहूं की एमएसपी 40 रुपये बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है, जो इससे पहले 1975 रुपये प्रति क्विंटल थी। गेहूं के उत्पादन लागत 1008 रुपये प्रति क्विंटल होने का अनुमान लगाया गया है। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वो दर है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। मौजूदा समय में सरकार खरीफ और रबी की फसलों में उगाई जाने वाली करीब 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। खरीफ फसलों की कटाई के तुरंत बाद अक्टूबर से रबी की फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। गेहूं और सरसों रबी की प्रमुख फसलों में शामिल है। इस एमएसपी की घोषणा के बाद सरकार किसान आंदोलन को कुछ नर्म करने की कोशिश में जुटी ज़रूर है, लेकिन किसानों की मांग फिर वही है कि अगर आप एमएसपी दे रहे हैं, पहले भी मिलती रही है, लेकिन इसकी गारंटी सुनिश्चित की जाए और एमएसपी से कम खरीद पर सज़ा का प्रावधान हो। यानी कि अभी भी तकरार बाकी है। सरकार के इस ऐलान के बाद देखना होगा कि किसानों पर इसका क्या असर होता है और किसान नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। चलिए बढ़ते आगे। अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन हो गया है। अफगानिस्तान में केयर टेकर सरकार बन गई है। अब तालिबान विरोधी गुट ने मौजूदा सरकार को अवैध करार दे दिया और एक समानांतर सरकार पंजशीर में बनाने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, पंजशीर वो घाटी है जहाँ पर अभी तक तालिबान पूरी तरह से काबिज नहीं हो पाया। पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ विद्रोही गुट का नेतृत्व अहमद मसूद कर रहे हैं, जिन्होंने अब तालिबान के समानांतर एक सरकार बनाने का ऐलान किया है। एक तरफ तालिबान ने अपनी सरकार गठन कर तमाम मंत्रियों प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान किया, तो वहीं अब अहमद मसूद ने नई अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। विद्रोही गुट की तरफ से कहा गया है कि हम यहाँ एक वैध और ट्रांजिशनल प्रजातांत्रिक सरकार बनाएंगे। ये वैध सरकार लोगों के मतों से बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की गई है कि पंजशीर में बनने वाली इस सरकार को स्वीकार किया जाए। रेजिस्टेंट फ्रंट की तरफ से कहा गया है कि तालिबान की सरकार अवैध सरकार है, अफगानिस्तान के लोगों के लिए कतई ठीक नहीं है और इससे यहाँ अस्थिरता आएगी। ये अफगानिस्तान की शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इससे पहले अहमद मसूद ने अपना एक वीडियो भी जारी किया था और इस वीडियो में उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों से तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कहा था। रेजिडेंट फोर्स लगातार तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। रेजिडेंट फोर्स ने ग्लोबल एजेंसी यूएन, यूएनएचआरसी, यूरोपीय यूनियन और अन्य संगठनों से भी अपील की है कि वो तालिबान को सपोर्ट नहीं करें। इससे पहले तालिबान ने अपनी सरकार का गठन का ऐलान भी किया था और सोमवार को इस बात का दावा भी किया था कि पंजशीर पर उनका कब्जा हो गया है। हालांकि विद्रोही गुट इसे गलत बता रहा है। उनका कहना है कि पंजशीर घाटी पर तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है और तालिबान के साथ वो युद्ध की स्थिति में हैं। ऐसे में तालिबान के समानांतर पंजशीर में अहमद मसूद ने अपनी सरकार का ऐलान करके ये साफ कर दिया है कि तालिबान का अफगानिस्तान में विरोध अभी भी बाकी है और ये तेज़ होने की संभावना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।